नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ज्ञानोदय में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय हम लोग रीति काव्य पर चर्चा कर रहे हैं और रीति काव्य के अंतर्गत रीति का अर्थ और रीति से संबंधित जो बातें थीं उसका नामकरण था, रीति का नामकरण। वो सभी बातें मैंने पिछले वीडियो में आपको कंप्लीट करवाई थी। हालांकि अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे, रीतिकाल की जो मेरी प्लेलिस्ट है पुरानी, उसमें भी आपको रीतिकाल से संबंधित बहुत अच्छी जानकारी मिल जाएगी। रीतिकाल क्या है, रीति का अर्थ क्या है, रीतिकाल की क्या विशेषताएं थी, ये सभी मैंने बहुत अच्छे से उसमें समझाई हुई हैं, अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा। लेकिन आज मैं आपको चूँकि पढ़ा रही हूँ यहाँ पर, तो इसलिए मैं आपको कुछ बातें यहाँ बताऊँगी और बाकी जो जितने भी पुराने वीडियोज़ जो कि बहुत अच्छे और ज़रूरी वीडियोज़ हैं, वो सभी मैं अपनी नई प्लेलिस्ट जो रीतिकाल की जो मैंने बना दी है, जिसमें मैंने अपना पहला वीडियो जो कि मैंने कल दिया था आपको, सॉरी आज सुबह सुबह आपके पास तक पहुंचा होगा, तो वो जो वीडियो है वो मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है, अपना पहला वीडियो, ठीक है। और उसके बाद जो अगले वीडियोज़ हैं, जो पुराने वीडियोज़ हैं, और इसके अलावा जो अब जो वीडियोज़ बना रही हूँ वो सभी मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूँगी, तो आप आसानी से क्रमवार तरीके से आप उनको देख सकते हैं। इसके अलावा रीतिकाल की करीब मैंने 50 ट्रिक्स जो हैं आपको रचनाओं की पुरानी वीडियोस में दे दी थी, वो सभी वीडियोस मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी रीतिकाल की, जिससे आप आसानी से समझ सकें, ठीक है। तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक्स तो मैंने ज़्यादातर रीतिकाल की करवा ही दी थी, मैक्सिमम सभी करवा दी थी। अगर कुछ बचती हैं तो वो भी आपको बता दूँगी। और जो मेरी अगली लाइव क्लास होगी, जैसा कि मैंने आपको बताया, 2 जुलाई रात 8 बजे मैं लाइव क्लास लूँगी, जिसमें आपको कृष्ण काव्य का रिवीजन करके आना है, उस पर चर्चा करेंगे। ओके, तो चलते हैं रीतिकाल की ओर। चलिए, तो देखिए रीतिकाल जो है, रीतिकाल की परिस्थितियों की बात आज हम लोग करने जा रहे हैं कि रीतिकाल की कैसी परिस्थितियाँ आती, मतलब जो रीतिकाल जो जिस तरीके का काव्य है, आप रीति काव्य जब पढ़ते हैं तो आपको पढ़ते ही समझ में आ जाता है कि ये रीति काव्य है ना। उसकी कुछ ऐसी विशेषताएं हैं, कुछ अलग इसकी विशेषताएं हैं, कुछ ऐसे अलग पहलू हैं जो कि हमें बाकी कालों से एक अंतर हमें महसूस होता है, ठीक है। तो वो अंतर कैसे जो है प्रकट हुआ, किस तरह से रीतिकाल में इस तरह की रचनाएं लिखी जाने लगी रीति से संबंधित, तो वो सब क्या था, उसके पीछे क्या कारण था, क्या परिस्थितियाँ रही, ये मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये लगभग 200 वर्ष का, यानी थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है और थोड़ा सा कम भी हो सकता है। तो जो रीतिकाल था वो लगभग 200 वर्ष का काल था, ठीक है। और रीतिकाल का प्रारंभ जो है लगभग माना जाता है मुगल काल से, ठीक है। तो मुगल काल से 1526 में आपको पता है जो है मुगल काल का प्रारंभ हुआ था, तो वहाँ से जो है माना जाता है मुगल काल का प्रारंभ, तो मुगल काल के प्रारंभ से ही लगभग माना जाता है कि रीतिकाल की शुरुआत हो गई, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि मुस्लिम लोग, यानी कि जो मुगल काल था उसमें जो है ज़्यादातर सब मुस्लिम शासक रहे, ठीक है। बाबर के बाद फिर हुमायूं के बाद फिर अकबर, और अकबर के बाद फिर जहांगीर, तो इस तरह से लगातार क्रम जो है बनता गया। और लास्ट में, हालांकि लास्ट जो शासक था बहादुर शाह जफ़र था, लेकिन जो माना जाता है मेन जो मुग़ल शासक रहे, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले, उनमें औरंगजेब जो है वो लास्ट था, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि औरंगजेब तक ये जो पीढ़ी चली, तो इसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए, बहुत सारे धार्मिक परिवर्तन भी हुए, बहुत से सामाजिक परिवर्तन भी हुए और बहुत सारे राजनीतिक परिवर्तन भी हुए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो शुरुआत के जितने भी शासक रहे, जैसे शुरुआत में अगर बात करें बाबर के बाद हुमायूं के बाद अकबर, ये उदार नीति वाले थे, मतलब धर्म के प्रति उदार नीति रखा करते थे। इन्होंने हिंदू धर्म को भी कहीं ना कहीं सम्मान दिया था, ठीक है। तो उस काल में यथा राजा तथा प्रजा वाला हिसाब किताब था, है ना, कि जैसा राजा हुआ करता था वैसी प्रजा होती थी। तो इस तरह से कई तरीके के उतार चढ़ाव जो है देखने को मिले जो है रीतिकाल के अंतर्गत। तो प्रारंभ इसका मुगल काल से हुआ और उसके बाद औरंगजेब के आने के बाद फिर वही सब कुछ कि बहादुर शाह जफ़र तो लास्ट खैर थे ही, लेकिन उससे पहले जो अंग्रेज़ी सत्ता का प्रादुर्भाव हुआ, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। अंग्रेज़ी सत्ता का प्रादुर्भाव जो शुरू हो गया वहाँ पर, और जो लास्ट ये बक्सर का युद्ध हुआ, ठीक है। जो बक्सर का युद्ध हुआ, अंग्रेजों ने बक्सर की लड़ाई में शाह आलम को पराजित कर दिया और मुगल शक्ति की एक तरीके से क्या हुई, एकदम मतलब मुगल शक्ति खत्म ही हो गई, ठीक है। तो ये जो पूरा यहाँ तक का जो काल था, है ना, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि जो बक्सर का युद्ध हुआ उसमें क्या हुआ कि शाह आलम
जो है शाह आलम को पराजित किया अंग्रेज़ों ने, और इस तरह से अंग्रेजी सत्ता का प्रादुर्भाव हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक का पूरा जो काल है वो रीति काल के अंतर्गत माना जाता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं, अगर किसी ने थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो जैसे जैसे व्यवस्थाओं में परिवर्तन हुआ, जैसे जैसे राजनीति में परिवर्तन हुआ, जैसे जैसे शासकों में परिवर्तन हुआ, वैसे वैसे जनता की सोच में भी परिवर्तन आया। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर के भी बहुत सारी अटकलें थी। ठीक है, कहीं तो हिंदू मुस्लिम की एकता दिखाई देती थी और कहीं कहीं आपस में बटे हुए थे। ठीक है, और इसके अलावा जो राजनीतिक दशाएं थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी। कहीं देखा जाए तो युद्धों की स्थिति जो है वो लगातार बनती रहती थी। ठीक है, और लेकिन कुछ शासक बहुत उदार भी हुआ करते थे, तो अगर उनके राज्य में देखा जाए तो बहुत अच्छी व्यवस्था थी, वहाँ पर सब लोग मिलजुल के रहा करते थे। तो रीतिकाल के अंतर्गत कुछ दशाएं शोचनीय भी थी, और कुछ दशाएं जो हैं वो बहुत ही अच्छी मानी जाती थी। सब तरीके का जो है काल रहा। हालांकि अगर ये क्वेश्चन आता है कि प्रारंभ कहाँ से हुआ, तो मुगल काल से हुआ, और अंत कहाँ से हुआ, अंग्रेजी सत्ता का प्रादुर्भाव। ठीक है, बस ये दो क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद आती है सामाजिक परिस्थितियाँ जो इम्पोर्टेंट हैं। अब देखिए सामाजिक परिस्थितियाँ क्या रही, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यथा राजा तथा प्रजा वाली स्थिति थी, है ना। तो यथा राजा तथा प्रजा देखने को मिला। ठीक है, हालांकि इस समय जाति पाति की रूढ़ियाँ जो है कम थी, लेकिन धीरे धीरे धर्म को लेकर के, ठीक है, धर्म को लेकर एक तरफ सिख धर्म जो है धीरे धीरे अपना विकसित होना शुरू हो गया, है ना। और जैसा कि आप जानते हैं, ठीक है, फांसी लगाई गई मुस्लिमों के द्वारा। जो सिख गुरु हुआ करते थे उनको फांसी दे दी जाती थी, छोटी छोटी बातों पर जो है फांसी दे दी जाती थी उनको, और मतलब दूसरे के धर्म के प्रति कोई सम्मान नहीं रखा जाता था। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का असर हुआ। सामाजिक परिस्थितियों में हिंदू मुस्लिम की एकता कहीं दिखाई भी पड़ती थी, लेकिन ज़्यादातर सबसे ज़्यादा असर हुआ मुसलमानों की और सिखों की एकता पर। ठीक है, तो सिख धर्म संप्रदाय जो है वो बनने लगे उस समय, है ना। इसके अलावा सामंत और जागीरदार, ठीक है, ये जो है यहाँ पर जो है आने लगे। ठीक है, उन्होंने जो एक नीति अपनाई, जो सामंत और जागीरदार होते थे वो इतने स्वार्थी हुआ करते थे। जैसे कि एक उक्ति इनके बारे में कही जाती है कि कोई नृप होए हमें का हानि, है ना। उन्हें क्या था कि बस कोई भी राजा हो, हमें उससे क्या मतलब है, हमारा पेट भरना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से मतलब कोई भी जुड़ाव नहीं था एक तरीके से व्यवस्था से, जनता भी क्षुब्ध थी। तो इस तरीके से बड़ी ही शोचनीय जो है स्थिति बन गई थी। और जो जीवन हुआ करता था उस समय का, वो ऐश्वर्य और विलासिता से भरा हुआ करता था। जो उच्च वर्ग था, जैसे राजा लोग जो हुआ करते थे, वो विलासिता में इतने ज़्यादा लीन हो जाते थे, कभी कभी अपने महलों से बाहर ही नहीं निकलते थे। और विलासिता का काल माना जाता है ये। तो अपने ऐश्वर्य में और अपनी विलासिता में इतने खोए रहते थे कि उन्हें जनता के सामने बैठ करके उनकी समस्याओं को सुनने का समय ही नहीं हुआ करता था। ठीक है, और राजा लोग जो हैं सिर्फ उन्हीं को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया करते थे, ज़्यादा महत्व देते थे, जो कि उनके गीत गाते थे, है ना। और अगर देखा जाए तो चूँकि विलासिता का काल था, नारी जो हुआ करती थी उस समय मनोरंजन और विलास का साधन मानी जाती थी, है ना। जैसा कि आप देखते हैं कि किस तरह से रीति काल के जो कवि लोग हुआ करते थे, कुछ ने तो बिल्कुल ही नग्न चित्र जो है वो अपने काव्य में दर्शा दिया है। तो हालांकि ऐसा नहीं है कि बहुत सारे संस्कृत काव्य भी पुराने भी मिलते हैं जिनमें इस तरीके का वर्णन मिलता है। कालिदास ने भी किया, अभिज्ञान शाकुंतलम में भी किया हुआ है। लेकिन जो रीति काल का लगभग संपूर्ण काल जो है वो विलासिता का काल माना जाता है। ठीक है, जैसे गद्दियों और मठों के जो पुजारी हुआ करते थे, जो गद्दियाँ हुआ करती थी उस समय की, पुजारी होते थे, वो भक्ति की भावना को छोड़ करके वासना में लिप्त हो गए, है ना। और बाकी जितनी भी जो भक्ति संप्रदाय से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी, जैसे कि चैतन्य और वल्लभ संप्रदाय थे, उनकी गद्दियाँ भी जो हैं वो मतलब रसिकता से आसक्त हो गई। जैसे स्वसुखी संप्रदाय था, है ना, और रसिक संप्रदाय था। इसमें जो है राधा को, अब जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे मैंने नीचे भी लिखा है कि राधा कृष्ण की राम जो है वो छैल छबीले बांके नायक कहे जाने लगे, और राधा जो वो विलास प्रिय रमणी बनने लगी। ठीक है, अंधविश्वास और रूढ़ियों का बोलबाला था। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो जो भक्ति की भावना, जो कि भक्ति काल के अंतर्गत जो है एकदम उदय हुई थी, रीति काल में आते आते भक्ति पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ा।
और जो भक्ति की भावना थी वो धीरे धीरे क्या होने लगी, अपने आप ही उसका ह्रास होने लगा, और भक्ति जो है वो वासना में बदल गई, है ना। तो वही सब चीज़ें दिखाई देने लगी। सीता, अगर सीता पर कोई लिखता था तो वो भी विलासिता से भरी हुई काव्य जो है वो लिखा जाने लगा। राम पर लिखता था कोई भी तो उस पर विलासिता से भरा हुआ काव्य, जैसे कि आप पढ़ते भी होंगे। तो इस तरह की कुछ विशेष परिस्थितियां बन गई थी। और जो धार्मिक परिस्थितियां थी, मैंने आपको बताया ना कि नारी को मनोरंजन विलास का साधन, जब आप सोचिए कि राम राधा कृष्ण जब इनको ही ये विलास का साधन समझ रहे हैं, विलास प्रिय रमणी की उपाधि दे रहे हैं, तो एक तरीके से माना जाता है कि भक्ति के पराभव का काल था। ठीक है, ये जो रीति काल था ये भक्ति के पराभव का काल था। जो भक्ति भावना थी उसका ह्रास हुआ, मतलब धीरे धीरे जो कहना चाहिए कि जो भक्ति, जैसा कि मैंने यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा भी है कि जो भक्ति हुआ करती थी उस समय, राधा कृष्ण की सूक्ष्म उपासना के स्थान पर स्थूल उपासना होने लगी, है ना। कि राधा कृष्ण को की भक्ति को जो एक, जैसा कि मैंने आपको सभी संप्रदाय पढ़ा रखे हैं, तो मैंने बताया आपको कि विशिष्ट द्वैतवाद के अंतर्गत क्या होता था। ठीक है, द्वैतवाद के अंतर्गत क्या था। तो जो जिस तरीके की थ्योरीज लोगों ने बना रखी थी अपने दिमाग में, सिद्धांत बनाए हुए थे कि कोई, मतलब जिसमें ये माना गया, जैसे वल्लभ संप्रदाय में ये माना गया कि कृष्ण ही सब कुछ हैं और कृष्ण को ही परमात्मा का जो परमात्मा का रूप माना जाता था उस समय। लेकिन अब जो है, जो सूक्ष्म उपासना थी वो ख़त्म हो गई। अब स्थूल उपासना की ओर बढ़ने लगे लोग उनके शरीर की उपासना करने लगे, लोग उनके रूप की उपासना करने लगे। तो कहने का मतलब है एक भौतिक परिवर्तन हुआ, लोग भौतिकता की तरफ जो है वो जागरूक हो गए। और जो भक्ति भावना थी, जो उसकी गहराई थी, धीरे धीरे उसके वो जो है अंदर से ख़त्म होने लगी, अंदर से उसकी, मतलब अंदर ही अंदर लोगों की सोच बदलने लगी, है ना। भक्ति में भी विलासिता का प्रादुर्भाव हो गया रीति काल के अंतर्गत। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक पॉइंट और बनता है। तो इसके बाद जो अगला पॉइंट बनता है वो है कलात्मक परिस्थितियाँ। ठीक है, तो कलात्मक परिस्थितियाँ कैसी रहीं। सबसे पहली बात तो थी कि नग्न वासना का चित्रण होने लगा, यानी वासना से भरी हुई कविताएं पहले लिखी जाती थी, लेकिन अब इसमें नग्न वासना हो गई, है ना। यानी कि जो नग्नता नज़र आने लगी काव्य के अंतर्गत, वो सभी बातें लिखी जाने लगी जो कि गुप्त रखी जाती थी, जो कि कहने में लोग शर्माते थे, लेकिन वो बातें भी रीतिकाल के अंतर्गत जो है काव्य के अंतर्गत रखी गई, मतलब सामने रखी जाने लगी। इसके अलावा स्वांत सुखाय, मतलब स्वांत सुखाय की जो भावना थी, ठीक है, काव्य क्या है, काव्य में स्वांत सुखाय की भावना होनी चाहिए, उसका अंत जो है वो सुखप्रद होना चाहिए, जिसको पढ़ करके पाठक के मन को शांति मिले, सुख मिले। लेकिन यहाँ पर जो भावना हो गई वो स्वामिना सुखाय हो गई, यानी स्वांत सुखाय से में उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था कवियों को, उन्हें रुचि किसमें थी, स्वामिना सुखाय, कि उनके स्वामी सुखी रहें, उनके स्वामी उनसे खुश रहें। जिस राजा का वो वर्णन, जिस राजा को वो मतलब जो भी काव्य लिख रहे हैं वो खुश रहना चाहिए, तो अपने स्वामी को खुश करने के लिए वो तरह तरह की काव्य का प्रयोग करते थे और लिखते थे उनको। ठीक है, तो स्वांत सुखाय से स्वामिना सुखाय की स्थिति पैदा होने लगी। ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा काल था जिसमें स्वांत सुखाय से स्वामिना सुखाय की ओर अग्रसर होने लगा काव्य, तो वो कौन सा था, रीतिकाल। ठीक है, इसके अलावा जो संगीतज्ञ हुआ करते थे, अगर संगीत कला की बात करें तो संगीतज्ञ और कवि, इन दोनों की बिल्कुल एक ही स्थिति हुआ करती थी रीतिकाल के अंतर्गत। दोनों उधार की जिंदगी जीते थे। कहने का मतलब ये, वो उधार से मतलब क्या है, देखिए मैं किसी भी कवि की अवहेलना आलोचना नहीं कर रही हूँ, सब अपने आप में अप्रतिम थे, बहुत अच्छा लिखने वाले भी रीतिकाल में, जैसे गागर में सागर भरने वाले बिहारी, मतलब उन्होंने इतना अच्छा लिखा है कि कोई कवि नहीं मिलेगा इतना सुंदर लिखने वाला रीति को। तो कहने का मतलब ये है कि सबने अपने अपने तरीके से बहुत अच्छा काव्य लिखा, बहुत ही परिनिष्ठित और परिष्कृत काव्य लिखा। लेकिन बस बात ये थी कि उधार की ज़िंदगी से मतलब ये था उस समय कि एक तरीके से जैसे किसी ने एक उधार ले रखा है, जिसने कोई कर्जा ले रखा है किसी से, तो वो जिसने हमें कर्जा दिया है हम उसी की कहने पर अगर हम चलें, ठीक है, क्योंकि हम कर्जदार हैं उसके। तो बिल्कुल इस तरह की स्थिति जो है वो संगीतज्ञों की और कवियों की उस समय हुआ करती थी, है ना। तो उधार की ज़िंदगी जीते थे। इसके अलावा साहित्यिक परिस्थितियाँ कैसी थी, देखिए साहित्यिक परिस्थिति में अगर देखा जाए तो कवि जितने भी हुआ करते थे उनके काव्य में अलंकरण की प्रवृत्ति मिलती थी, यानी कवि जो है वो चाहे उनके काव्य में गहराई हो या नहीं हो, लेकिन उसका अलंकरण अच्छे से होना चाहिए, उसकी सजावट अच्छे से होनी चाहिए, उसमें जो शब्द यूज़ करे गए हैं उसमें अलंकार कैसा है, उसमें
मतलब देखने में वो कैसा है, उसमें कितना पांडित्य झलक रहा है, ठीक है। तो पांडित्य प्रदर्शन जो है वो बहुत ज़्यादा था किसमें, रीति काव्य में। इसके अलावा काव्य प्रतियोगिता है ना, काव्य में भी प्रतियोगिता रहती थी कि कौन कितना अच्छा पांडित्यपूर्ण प्रदर्शन कर लेगा, है ना। तो काव्य में प्रतियोगिता की स्थिति थी रीति काल में। इसके अलावा प्रशस्ति गान, यानी कि जितना अच्छा जो प्रशस्ति गान करेगा, जो राजाओं का बढ़िया से बढ़िया वर्णन करेगा, जो उनको उनकी जितनी बढ़िया प्रशंसा करेगा, जितना अच्छी तरह उनको खुश कर देगा, वही अच्छा कवि हुआ करता था, है ना। तो इस तरीके से कुछ ऐसी परिस्थितियाँ रहीं जिससे रीतिकाव्य जो है वो अलग तरीके का बन गया। रीतिकाल के अंतर्गत ज़्यादा श्रृंगारिकता, अलंकारिकता, पांडित्यपूर्ण प्रदर्शन, ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देने लगी, है ना। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि रीतिकाल के अंतर्गत जो काव्य लिखा गया उसका भी अपना एक महत्व है, ठीक है। और कुछ कवियों ने तो बहुत ही अच्छा लिखा है, हालांकि कुछ थोड़ा सा विलासिता का भी वर्णन है, श्रृंगारिकता का वर्णन है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो ऐसा लिखना भी बड़ा मुश्किल काम होता है। कवियों ने जो है अपनी पूरी जान उसमें डाल दी है, तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो जितने भी काल हैं सब अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन हर काल की अपनी विशेषताएँ होती हैं, वो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अब मैंने आपको रीतिकाल की रीतिकाल की परिस्थितियाँ बता दी। अब मैं आपको लेकर चलूँगी विशेषताओं की तरह। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, लाइक करिए और मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए। लगातार टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप से जुड़ते रहिए। मेरे कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इन दोनों के लिंक मिल जाएंगे। और आपकी जो अगली लाइव क्लास होगी वो 2 जुलाई को रात 8 बजे होगी, कृष्ण काव्य की, इसलिए आप उसको रिवाइज़ करके आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सारे वीडियोज़ देख कर आएंगे तो और भी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसी तरह से देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में रीति काव्य की विशेषताओं के साथ। नमस्कार।